हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक त्रिपाठी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कोड कैंपर्स में। और पिछले लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स पार्ट 3 देखा था, जहां पे हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बात करी थी और लॉजिकल ऑपरेटर्स भी देखे थे। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनरी ऑपरेटर्स की, और हम आज टर्नरी ऑपरेटर्स की भी बात करेंगे। और जो बचे हुए ऑपरेटर्स हैं, आज हम सारे ऑपरेटर्स पे बात कर लेंगे और ऑपरेटर्स का टॉपिक आज हमारा यहाँ पे एंड हो जाएगा। और आज के ही लेक्चर में हम स्कैनर पे भी बात करेंगे। तो बेसिकली आज हम क्या करेंगे कि हमारा ये जो मॉड्यूल नंबर 1 है, ये आज की डेट में हम फिनिश कर देंगे और हम चलेंगे अपने प्रोजेक्ट्स पे, जो कि कैलकुलेटर, यूनिट कन्वर्टर, एरिया एंड पेरीमीटर कैलकुलेटर, टेम्परेचर कन्वर्टर एंड सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर होगा। ये सारे मुझे पता है कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, और ये प्रोजेक्ट्स इतने छोटे छोटे इसलिए यहाँ पे रखे गए हैं क्योंकि हम इंट्रोडक्शन पार्ट अभी पढ़ रहे हैं। तो हम कोडिंग में उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें अभी नहीं हुई होगी, तो इसलिए हम ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना पहले सीखेंगे। उसके बाद फिर हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड लूप, जो कि हमारा मॉड्यूल नंबर 2 है, उसमें आप देख सकते हैं अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हमने रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जावा के साथ थोड़े कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स अपने बनाएंगे। तो आज हम बात करेंगे स्कैनर और ऑपरेटर्स के लास्ट पार्ट पे। तो चलते हैं अपने लेक्चर में और देखते हैं कि ये ऑपरेटर्स के लास्ट पार्ट में हमें कौन कौन से ऑपरेटर्स पढ़ने हैं और ये स्कैनर क्या होता है, इसका हम क्यों यूज़ करते हैं। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर्स पे, जो है यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये केवल एक ऑपरेंड पे काम करते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो केवल एक ऑपरेंड पे काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्लस, माइनस और इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, लॉजिकल नॉट, वो मैंने आपके लिए लिख रखा है। यही टाइप होते हैं यूनरी ऑपरेटर्स के। अब मैं आता हूँ इंटेलिजे आइडिया के अंदर, जहाँ मैं कमेंट आउट करता हूँ यूनरी ऑपरेटर्स को, और एक वेरिएबल यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा, इंट जी नाम का मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा और इसको मैं 10 वैल्यू दे देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं जी प्लस प्लस को प्रिंट करूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जी प्लस प्लस को प्रिंट करूं, और मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैं क्या प्रिंट करूंगा? मैं जी को प्रिंट करूंगा। अब जब मैं रन करूंगा इसको, तो क्या आप आउटपुट गेस कर सकते हो? सो आउटपुट हमारा 11 आएगा। आउटपुट 11 क्यों आएगा? क्योंकि जी प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट करना है, और कितने का इंक्रीमेंट करना है? 1 का इंक्रीमेंट करना है। यानी यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अगर मैंने प्लस प्लस लिख दिया तो वहाँ पे एक का इंक्रीमेंट होता है। इस चीज़ को हम लूप्स में बहुत अच्छे से समझेंगे। जब हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आई प्लस प्लस हम बार बार यूज करते हैं। सो आई प्लस प्लस वहाँ पे यूनरी ऑपरेटर्स का ही यूज करता है। तो जब मैं लूप में पहुँचूँगा तो आपको और अच्छे से इन सब चीज़ों को समझाऊँगा। अब अगर मैं जी माइनस माइनस प्रिंट करूँ, तब मेरा आउटपुट क्या होगा? क्या आप गेस कर सकते हो? मैं यहाँ पे जी माइनस माइनस प्रिंट करता हूँ, तब आप आउटपुट देखना क्या आता है। आउटपुट 10 आना चाहिए, और आउटपुट 10 ही आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब यहाँ तक का कोड हमने लिखा, सो यहाँ पे जो जी प्रिंट हुआ वो जी प्लस प्लस की वैल्यू प्रिंट हुई, यानी जी का 1 से इंक्रीमेंट हुआ था। सो जी की स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी? 10 थी। फिर मैंने उसको 1 का इंक्रीमेंट करवाया, और जब 1 का इंक्रीमेंट करवा के नेक्स्ट लाइन में जी को प्रिंट किया, तब 10 वैल्यू थी, 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो 11 आया और 11 प्रिंट हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया? मैंने जी का 1 से डिक्रीमेंट कर दिया। जी माइनस माइनस का मतलब क्या हुआ कि जी का डिक्रीमेंट कर दो 1 से। तो जी का 1 से जब डिक्रीमेंट हुआ, सो जो वैल्यू जी की 11 हुई थी वो वैल्यू अब क्या हो गई? 10 हो गई। फिर मैंने नेक्स्ट लाइन में उसी जी को प्रिंट किया तो वहाँ पे वैल्यू आ गई 10। अगर मैं इसी लाइन को फिर से एक बार प्रिंट करूँ, तब मेरा आउटपुट क्या होगा? अगर मैं इसी लाइन को फिर से प्रिंट करूं तो डेफिनेटली मेरा आउटपुट 9 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक के कोड में हमने जी की वैल्यू क्या रख ली है? 10। और इस नई लाइन में जब हम जी की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो फिर से जी की वैल्यू में 1 का डिक्रीमेंट आएगा, और वो जो 1 का डिक्रीमेंट आएगा वो वैल्यू 10 से जी की वैल्यू क्या कर देगा? 9 कर देगा। सो ये हैं यूनरी ऑपरेटर्स। अब यूनरी ऑपरेटर्स के बाद हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर आता है बिटवाइज ऑपरेटर। अब ये बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सो बिटवाइज ऑपरेटर्स जो होते हैं वो बिट लेवल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। अब बिट लेवल ऑपरेशंस का मतलब क्या हुआ कि ये जब हम इसके अंदर इंट में 2, 3, 4 कुछ भी वैल्यू डालेंगे,
और उस पे कोई ऑपरेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे बिटवाइज एंड आप देख सकते हो, बिटवाइज और देख सकते हो, बिटवाइज जोर, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट एंड अनसाइंड राइट शिफ्ट, इतनी चीज़ें आती हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स के अंदर। सो बिटवाइज ऑपरेटर का अभी के लिए हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सो ये बिट लेवल पे ऑपरेशंस करते हैं। बिट लेवल पे ऑपरेशंस करने का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं यहाँ कमेंट आउट करता हूँ और लिखता हूँ बिटवाइज ऑपरेटर, मैं लिखता हूँ यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर्स, और बिटवाइज ऑपरेटर्स में मैं फिर से क्या करूँगा कि कुछ वेरिएबल बनाऊँगा। जैसे मैंने इंट ओ नाम का एक वेरिएबल बनाया और इस इंट में इंट ओ की मैंने वैल्यू दे दी 2, इंट ओ की वैल्यू मैंने क्या दे दी 2, और वहीं पे मैं एक और वेरिएबल बनाऊँगा इंट जे, और इस इंट जे को मैं वैल्यू देना चाहता हूँ लेट्स से 3, इंट जे को मैंने वैल्यू दे दिया 3, और अब मैं प्रिंट करूँगा, अब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ जे और ओ का एंड, जे और ओ का एंड मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे जे एंड ओ लिखूँगा, जे एंड ओ लिखूँगा। क्या आप आउटपुट गेस कर सकते हो? चलो मैं बताता हूँ कि आउटपुट क्या आना चाहिए। सबसे पहले मैं कमेंट आउट करके यहीं पे लिख देता हूँ। सबसे पहले 2 को हमारा कंपाइलर क्या करेगा, 2 को वो सबसे पहले हमारा कंपाइलर क्या करेगा, हमारा कंपाइलर सबसे पहले 2 को बाइनरी में चेंज करेगा। 2 की बाइनरी क्या होती है, क्योंकि ये बिट लेवल का ऑपरेशंस करता है ना। 2 की बाइनरी क्या होगी, 2 की बाइनरी होगी 010, 2 की बाइनरी क्या होती है 010, और वहीं पे 3 की बाइनरी क्या होगी 011। अब जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा, जैसे मैं कमेंट करके ही लिख देता हूँ रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा, अब आप देखो यहाँ पे 0 है और 0 के जस्ट नीचे क्या वैल्यू लिखी हुई है 1। जब 0 और 1 होगा, जब 0 और 0 के नीचे 1 होगा, हमेशा 0 और 1 से 0 आएगा, 0 और 1 से वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। 1 और 1 मैंने बताया था आपको पहले ही कि एंड में जब 2 कंडीशंस एक साथ ट्रू हो जाएं तब वहाँ पे ट्रू होता है। आप 1 को ट्रू समझो, तो यहाँ पे ट्रू और ये भी ट्रू, ये वाला 1 को मैं ट्रू मान रहा हूँ, उसके नीचे जो 1 लिखा है उसको भी मैं ट्रू मान रहा हूँ। ट्रू और ट्रू क्या होता है, ट्रू ही होता है। दोनों ट्रू आ गए, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर 0 और 0, 0 और 0 से क्या आएगा 0 ही आएगा, यानी जहाँ पे 1 और 1 एक साथ होंगे वहाँ पे 1 आएगा, बाकी 0 या 1 या 0 0 का आउटपुट क्या होगा 0 आएगा। अब ये 010 इसका बाइनरी क्या होगा, ये किस चीज़ की बाइनरी है, ये 2 की बाइनरी है। हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो भी 2 ही आना चाहिए, और आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आया है वो 2 ही आया है। ये क्या करता है, ये बिट लेवल की ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। यहाँ पे आप जो भी इंटीजर दोगे, ये कंपाइलर क्या करेगा कि उसको सबसे पहले बाइनरी में चेंज करेगा और उसके बाद उस पर ऑपरेशन लगाएगा। फिर जब आपने एंड ऑपरेटर का यूज यहाँ पे किया हुआ है, बाकी सारी ऑपरेशंस पे वो 0 परफॉर्म करेगा, और उसके बाद जो टोटल यहाँ पे ऑपरेशंस बनी हुई है वो किस चीज़ की बाइनरी है, इस चीज़ को वो रिजल्ट में प्रिंट कर देगा। ये होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। 2 और ऑपरेटर्स आते हैं जिसको हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स और इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर्स। अब ये टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर भी हम पढ़ेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट को जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको टर्नरी ऑपरेटर्स में कुछ बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम टर्नरी ऑपरेटर में एक कंडीशन देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है बी इज़ ग्रेटर देन ए, यहाँ पे मैंने कंडीशन दे रखी है। सबसे पहले मैंने इंट ए को डिफाइन कर दिया और बी को मैंने डिफाइन कर दिया। फिर मैंने एक इंट मिन नाम से एक और वेरिएबल बना लिया जिसमें मैंने क्या वैल्यू रख दी है, मैंने रखा है बी इज़ ग्रेटर देन ए। और ये क्वेश्चन मार्क क्या करता है, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये दिखाता है कि ये हो गई कंडीशंस, और इस क्वेश्चन मार्क के बाद जो है वो हो गई एक्सप्रेशंस। अब इसमें 2 एक्सप्रेशन लिखी हुई हैं, एक ए और एक बी। अब इसमें होगा क्या कि ए ग्रेटर देन है या बी, हम देखेंगे कि ए की वैल्यू बड़ी है, और ये स्टेटमेंट फिर इस हिसाब से ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है या फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो रहा है। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है तो हमेशा बी प्रिंट होगा।
अगर ये स्टेटमेंट ऊपर लिखी हुई कंडीशन या जो हमने इंटीजर को डिफाइन कर रखा है, अगर उसके कंपैरिजन में ये जो हमारी एक्सप्रेशन लिखी हुई है अगर वो ट्रू है तो हमेशा ए प्रिंट होगा। हमेशा जो पहली वाली कंडीशन हम देंगे वो प्रिंट होगी, और यहाँ पहली वाली कंडीशन हमने क्या दे रखी है, हमने ए दे रखी है, तो ए प्रिंट होगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, जैसा कि इस वाले आप देख सकते हैं इसमें, इस वाले एग्जांपल में कि ये वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स है, क्योंकि b की वैल्यू 5 है और a की वैल्यू 10 है। सो b यहाँ पे छोटा है और a बड़ा है। सो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है। जब ऐसी कंडीशंस आएंगी और ये फॉल्स हो जाएगा, तब वहाँ पे दूसरा वाला स्टेटमेंट जो होगा यानी b, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सो ये होते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। जब मैं इफ एल्स पढ़ाऊँगा तब आपको टर्नरी ऑपरेटर से एक प्रोग्राम बनवाऊँगा जिसमें मैं आपसे इवन और ऑड प्रिंट करवाऊँगा टर्नरी ऑपरेटर पे। सो टर्नरी ऑपरेटर्स हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद होता है इंटेंस ऑफ ऑपरेटर। इंटेंस ऑफ ऑपरेटर की भी बात हम आगे करेंगे, क्योंकि जब हम इफ एल्स पढ़ेंगे तभी हम इंटेंस ऑफ ऑपरेटर की भी बात करेंगे। सो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्कैनर पे। स्कैनर क्या होता है? सो द स्कैनर क्लास इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर्स, इट बिलोंग टू java.util.package। यानी स्कैनर का यूज़ हम जावा में क्यों करते हैं? स्कैनर का यूज़ जावा में हम इनपुट लेने के लिए करते हैं। यानी कि जैसे मैंने इस प्रोग्राम में क्या किया हुआ है कि आप देखोगे कि यहाँ मैंने int q इक्वल टू 10 और int o इक्वल टू 2, int j इक्वल टू 3, ये सब मैंने पहले से डिफाइन कर रखा है। अगर मैं पहले से वैल्यू को डिफाइन नहीं करना चाहता, रन टाइम पे डायरेक्ट यूजर से मैं इनपुट लेना चाहता हूँ, सो ऐसी सिचुएशंस में मैं स्कैनर का यूज करता हूँ। सो मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ स्कैनर्स पे कि स्कैनर्स क्या है, उसका यूज कैसे करते हैं और ये सब मेथड्स क्या हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। सो सबसे पहले स्कैनर का यूज जब हम करते हैं तो हमारी सबसे पहली लाइन यानी कि पब्लिक क्लास मेन जो हमने लिख रखा है अपनी पहली लाइन में, उससे भी ऊपर हम स्कैनर क्लास को डिफाइन करते हैं। स्कैनर क्लास मैंने वहाँ पे लिख रखी है import java डॉट util डॉट स्कैनर। ये होती है हमारी स्कैनर क्लास। सो हमने ये स्कैनर क्लास यहाँ पे बना ली है। अब मैं क्या करूँगा, अब स्कैनर क्लास के साथ साथ हम एक स्टेटमेंट और लिखते हैं। वो स्टेटमेंट क्या होती है? वो होती है स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये दो लाइनें हम जब भी स्कैनर बनाएंगे ये दो लाइनें हम जरूर लिखेंगे। अब इसके नीचे हमें मान लो कोई वेरिएबल लेना है तो हम उसको डिफाइन करते हैं। सो वेरिएबल को कैसे डिफाइन करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो लाइनें हैं वो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख रखा है import java util डॉट स्कैनर स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं। और उसके बाद अब मैं आपको कैसे इसमें से इनपुट लिया जाता है वो चीज़ें बताता हूँ। जैसे मुझे एक इंटीजर का इनपुट लेना है, सो मैं क्या लिखूँगा, int n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, लेकिन n मैंने पहले से कहीं पे बनाया हुआ है, शायद डिफाइन कर रखा है। सो मैं n नहीं लूँगा, मैं l ले लूँगा यहाँ पे। int l इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। अब इससे क्या होगा कि ये l जो है वो इनपुट हो गया। अब मैं इसको जब अपने प्रोग्राम को रन करूँगा तब मैं इसका इनपुट दूंगा। और मैं इसके ऊपर एक प्रिंट स्टेटमेंट डालना चाहता हूँ। सो मैं क्या लिखूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसमें मैं लिखूँगा इंटर अ नंबर। और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं एक और इंटीजर बनाना चाहता हूँ, तो मैं बनाऊँगा इंट। अब l तो मैंने पहले से डिफाइन कर ही दिया। सो अब मैं क्या डिफाइन कर सकता हूँ, मैं v डिफाइन कर सकता हूँ, इंट v इज इक्वल टू, वही लाइन हम सेम फिर से लिखेंगे, sc डॉट नेक्स्ट इंट। अगर हम इंटीजर को लेना चाहते हैं तब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंट लिखेंगे, फिर हमें यहाँ पे इंट लिखना होता है। सो ये हमने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक सम नाम का वेरिएबल बनाना चाहता हूँ। मैं बनाऊँगा इंट सम इज इक्वल टू, जिसमें मैं l और m दोनों का मुझे एडिशन चाहिए। तो मैंने लिख दिया l प्लस m। अब m भी मैंने यहाँ पे v डिफाइन कर रखा है ना, तो मैं यहाँ पे m नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ पे v लिखूँगा।
इंट सम इज इक्वल टू एल प्लस वी, और मुझे लग रहा है कि मैंने सम भी कहीं पे डिफाइन कर रखा है। सो सम को भी चेंज कर देते हैं, वहाँ पे लिख देते हैं ऐड, क्योंकि वहाँ पे रेड लाइन आने का मतलब ये है कि प्रोग्राम में एरर आ सकता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ ऐड। ऐड तो मैंने कहीं नहीं डिफाइन कर रखा, सो अब ठीक है, मैंने लिख दिया ऐड। अब मैं क्या लिखूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैं इस ऐड को प्रिंट करूंगा। मैं क्या करूंगा, इस ऐड को प्रिंट करूंगा। तो आप आउटपुट देखना, जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तैसे आप देखोगे इंटर ए नंबर, यानी कि जो पहला वाला नंबर है वो हमसे बोल रहा है कि आप इंटर करो। हमने दो नंबर ले रखे हैं ना, एक तो एल हमने ले रखा है और दूसरा ले रखा है वी, यानी कि दो नंबर हमने ले रखे हैं यूजर इनपुट के लिए। सो वो बोल रहा है इंटर अ नंबर, क्योंकि उसके ऊपर हमने इंटर ए नंबर नाम का एक प्रिंट फंक्शन लिख रखा है। सो मैं इसके ऊपर भी एक प्रिंट फंक्शन लिखना चाहता हूँ। सो मैं इसके ऊपर लिख दूंगा, और मैंने जहाँ पे इंटर अ नंबर लिख रखा है मैं वहाँ लिख दूंगा इंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ लिखूंगा इंटर सेकंड नंबर, इंटर सेकंड नंबर। और जहाँ मुझे ऐड प्रिंट करना है मैं वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँ, और मैं वहाँ पे लिख दूँ एडिशन ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी तो नहीं है, एल प्लस बी है। चलो मैं अभी के लिए इस स्टेटमेंट को हटाता हूँ, नहीं तो ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ और अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। सो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो आप देखोगे कि ये एक इंटर अ नंबर नाम का हमसे वेरिएबल मांग रहा है कि आप क्या इंटर करना चाहते हो। सो मैं 90 इंटर करना चाहता हूँ। सो वो बोल रहा है इंटर सेकंड नंबर। अब मैं सेकंड नंबर जो है अपना मैं देना चाहता हूँ 80। जब मैंने 90 और 80 दोनों इंटर कर दिया सो उसने मुझे 170 प्रिंट करके दे दिया। अब ये 170 हमें उसने प्रिंट करके क्यों दिया है, क्योंकि हमने l प्लस वी की वैल्यू प्रिंट की है ना। सो l की वैल्यू हमने यहाँ पे पहला इंटीजर क्या बनाया था, l। सो l की वैल्यू उसने हमसे पूछा तो हमने उसको 90 इंटर कर दिया, और फिर से उसने v की वैल्यू हमसे मांगी। सो v की वैल्यू हमने क्या दे दिया, 80 दे दिया। फिर टोटल हमने ऐड को प्रिंट कर दिया, और ऐड पे हमने l प्लस वी को लिख रखा था। सो जब l प्लस वी का एडिशन हुआ सो 170 वहाँ पे प्रिंट हो गया। सो ये था स्कैनर। जावा में इसी तरह से हम स्कैनर का यूज़ करते हैं। अब मैं इस सारे कोड को हटाऊंगा और आपको स्कैनर एक बार फिर से प्रिंट करके दिखाऊंगा, ताकि जो भी थोड़ा सा डाउट हो वो भी क्लियर हो जाए। सो मैं इस पूरे कोड को हटाऊंगा और फिर से यहाँ पे स्कैनर की सबसे पहले क्लास बनाऊंगा। सो स्कैनर की क्लास क्या होती है, import java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, import java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। उसके बाद हम अपने कोड पे आ जाते हैं, जो हम हेलो वर्ल्ड वाला कोड हमेशा से लिखते आते हैं वो हम लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंट आर्ग, ये सब चीज़ें आप जानते हो। फिर मैं यहाँ पे अब हमें यहाँ से ध्यान देना है, चूँकि हम स्कैनर का यूज करने वाले हैं। स्कैनर का यूज हम क्यों करने वाले हैं, स्कैनर का यूज हम इसलिए करने वाले हैं क्योंकि हमें यूजर से इनपुट लेना है। हमें रन टाइम पे इनपुट चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें रन टाइम पे इनपुट चाहिए। मैं पहले से इंट a इज इक्वल टू 5 इंट b इज इक्वल टू 5 डिफाइन नहीं करना चाहता। मान लो यूज़र हमें 5 6 7 ये वैल्यू न देना चाहता हो, जो यूज़र की इच्छा होगी वो इनपुट कर सके, इसलिए हम स्कैनर का यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे स्कैनर। अब इस लाइन को आप ध्यान से देखो, स्कैनर, और यहाँ पे स्कैनर ना लिख के हम SC से काम चला लेंगे, SC लिख लेंगे छोटा सा। स्कैनर आप कुछ भी लिख सकते हो वहाँ पे, लेकिन आपको पैटर्न याद रखना है कि अगर हमें स्कैनर का यूज करना है तो सबसे पहले हमें स्कैनर की क्लास बनानी होगी, जो होगा import java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। उसके बाद हमेशा से जो हम पब्लिक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का प्रोग्राम लिखते हैं वो लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसके बाद वाली लाइन क्या होगी, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये दो लाइनों का आप खास तौर से ध्यान रखना। इसके बाद कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सारी चीज़ें ईजी हैं। अब जैसे मुझे क्या करना है कि मुझे
मुझे क्या करना है कि मुझे डिवाइड करवाना है, दो वैल्यूज़ को मुझे डिवाइड करवाना है। सो मैं क्या करूँगा, अब मैं दो वैल्यूज़ को पहले से डिफाइन नहीं करूँगा कि इंट a इज इक्वल टू 8 दे दिया और इंट m इज इक्वल टू 9 दे दिया, फिर मैंने सम के जगह पे मल्टीपल बना लिया और 9 इंटू 8 को प्रिंट कर दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे रन टाइम पे चाहिए, जब मैं प्रोग्राम को रन करूँ उस टाइम पे मैं इनपुट कर सकूँ, मुझे ऐसा कुछ बनाना है। सो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक इंट लिखता हूँ। मैं क्या लिखता हूँ, इंट, और मैं वेरिएबल बनाऊँगा x। सो इंट x इज इक्वल टू, मैं लिखूँगा इंट x इज इक्वल टू SC। ये SC क्यों लिखूँगा, जो यहाँ पे लिख रखा है, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो। सो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, x इज इक्वल टू SC, SC के बाद SC डॉट नेक्स्ट, NEXT, नेक्स्ट। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि हमने यहाँ पे इंटीजर बनाया हुआ है ना, तो हमें यहाँ पे इंट लिखना है। क्या लिखना है, इंट लिखना है, जिसका I जो होगा वो कैपिटल लेटर का होगा, और उसके बाद हमें ये ब्रैकेट बनाना है और वहाँ पे ये लगा देना है। उसके बाद अब क्या हमें एक और वेरिएबल बनाना है। हाँ, मैं y वेरिएबल भी बनाना चाहता हूँ, तो मैं ठीक इसी तरह से y वेरिएबल भी बना लूँगा। जैसे मैंने इंट x इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट बना लिया, वैसे ही मैं इंट y इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट बनाऊँगा। अगर आप चाहो तो JKLM जो भी जितना भी वेरिएबल आप लेना चाहते हो वो सारा का सारा आप ले सकते हो। आप कहो तो मैं और आपको लेके दिखा दूँ। चलो, क्या करना ही क्या है, इसी को कॉपी कर लेंगे और उसके बाद पेस्ट कर देंगे। चलो, मैंने पेस्ट कर दिया, मैंने 4 बना लिए। मैंने बस सबके नाम चेंज कर देता हूँ, वो x हो गया, ये y हो गया, इसको मैं w कर देता हूँ। चलो, इसको मैं w कर देता हूँ और इसको मैंने z कर दिया। इसको मैंने क्या कर दिया, z कर दिया। अब मुझे सबको मुझे मल्टीप्लाई करवाना है, सारी चीज़ों को। सो आप जानते ही हो, मल्टीप्लाई को कहीं ना कहीं तो स्टोर करेंगे। सो स्टोर कहाँ करते हैं, वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो फिर से हम एक वेरिएबल बनाएंगे। चलो, मैंने बना लिया, वेरिएबल बना लिया मैंने, इंट m नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया। और इस वेरिएबल में मैं क्या करूँगा, मैं x को मल्टीप्लाई कराऊँगा y से, x को किससे, y से। फिर मैं y को भी w से और w को भी z से मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ। अगर आप प्लस करवाना चाहते हो तो आप प्लस का स्टेटमेंट लिख दो, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड लिख दो आप। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे सबका मल्टीप्लाई प्रिंट करना है। अब मैंने सबका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं उस m को जो इन सारी वैल्यूज़ को होल्ड कर रहा है उसको मैं प्रिंट कर दूंगा। सो अब मैं इसको रन करता हूँ। अब आप देखना रन करने के बाद आउटपुट क्या आता है। सो मैंने रन कर दिया। सो यहाँ पे एक ब्लैंक स्क्रीन दिख रही होगी, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कर्सर दिख गया, कर्सर दिखा। सो वो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे एक वैल्यू प्रिंट करवानी थी, मतलब हमें यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट चलवाना था। और इस लाइन के ऊपर हमें लिखना था कि इंटर फर्स्ट नंबर, और इस लाइन पे हमें क्या लिखना चाहिए था, इंटर सेकंड नंबर। लेकिन फिर भी हमने नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, हमें पता तो है ना कि हम 4 नंबर का इनपुट ले रहे हैं। सो हम यहाँ आ जाते हैं। सो कर्सर देख रहे हो आप, तो यहाँ पे मतलब कर्सर क्या कह रहा है कि मुझे कुछ इनपुट दो। सो मैं 3 दे देता हूँ इनपुट। अब वो बोल रहा है कि दूसरे नंबर का इनपुट दो, तो मैं 2 दे देता हूँ दूसरे नंबर का इनपुट, क्योंकि हमने 4 वेरिएबल बना रखे हैं ना। सो थर्ड का इनपुट मैंने 1 दे दिया, फोर्थ का इनपुट मैंने फिर से 2 दे दिया। सो अब मैं इंटर करूंगा तो सबका रिजल्ट यहाँ पे देखो आप प्रिंट हो चुका है। मैंने एडिशन प्रिंट करवाया, सॉरी मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करवाया था, तो आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लो। 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, और यहाँ पे क्या आ चुका है, रिजल्ट 12 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अब मैं इसी प्रोग्राम को थोड़ा और, अब आप ये भी समझ लो कि कैलकुलेटर हमें कैसे बनाना है, ये कैलकुलेटर का भी हिंट है आपके लिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा। अब इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा अच्छा बनाना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे system.out.println लिखूँगा, SYSTEM, स्पेलिंग तो अब तक याद ही हो गई होगी। system.out.println, और println के अंदर मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा इंटर फर्स्ट नंबर। मैं क्या लिखूँगा, इंटर फर्स्ट नंबर। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटर फर्स्ट नंबर, और इसको मैं रन करूँगा। सो जब मैं इसको रन करता हूँ
तो मुझे यहाँ पे नॉट अ स्टेटमेंट नाम का एक एरर दिख रहा है, नॉट अ स्टेटमेंट नाम का एरर दिख रहा है। और ये एरर क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने, आप ध्यान से देखो ना, यहाँ पे डॉट लगाना चाहिए था ना, हमने कॉमा लगा दिया, डॉट लगाना चाहिए ना। सो मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया और अपने एरर को फिक्स कर दिया है। सो ऐसी छोटी मोटी एरर्स आती रहती हैं, उन्हें फिक्स करना हमें सीखना होगा। सो इंटर फर्स्ट नंबर आ गया, अब यहाँ पे कर्सर आ गया। इसी तरीके से हम सेकंड नंबर को भी लिख लेते हैं, थर्ड फोर्थ नंबर को भी लिख लेते हैं और नीचे आउटपुट लिख लेंगे। सो मैं इसको कॉपी कर लूँगा। अब दूसरा नंबर यहाँ पे वाई के ऊपर यहाँ पे जाके उसको प्रिंट करेंगे और जहाँ पे फर्स्ट लिखा है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे? सेकंड। अब चूंकि इसके बाद y प्रिंट होगा ना x के बाद, सो x के ऊपर जब हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो हमें सबसे पहले यहाँ पे इंटर सेकंड नंबर लिख के आएगा और उसके नीचे चूंकि y का कोड लिखा हुआ है तो उसके नीचे y का कर्सर आएगा y की वैल्यू प्रिंट करने के लिए। सो अब मैं इसके y के नीचे फिर से वही प्रिंट करूँगा और मैं यहाँ पे क्या करूँगा? मैं यहाँ पे लिखूँगा थर्ड नंबर। क्या लिखूँगा? थर्ड नंबर। और फिर मैं W के नीचे फिर से एक बनाऊंगा और मैं वहाँ पे क्या लिखूंगा? फोर्थ नंबर। क्या लिखूंगा? फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर। और अब मुझे पता है कि मेरा आउटपुट कहाँ, जब मैं यहाँ पे M को प्रिंट करूंगा सो इसी M के पास तो मेरा आउटपुट आएगा, है ना। सो उसके ऊपर वाली लाइन में मैं क्या प्रिंट करूंगा? मैं प्रिंट करूंगा, मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ किस किस चीज़ का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है? x इंटू नहीं, मैं कॉमा से ही लिख देता हूँ, x y और फिर w और फिर z, इसी का है ना। और फिर लिख देता हूँ यहाँ पे एक इक्वल का साइन, क्योंकि ये तो जानते ही हो आपकी डबल कोट्स के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो प्रिंट होंगी, वो एज इट इज़ यहाँ पे लिख के आएंगी। सो मैंने ये लिख दिया और मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ। और जब मैं इसको रन करूँगा सो आप देखोगे कि आउटपुट आने वाला है। सो इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर। सो क्या होगा हमारा फर्स्ट नंबर? चलो इंटर फर्स्ट नंबर देते हैं। मैं इसको एक बार फिर से रन करूँगा क्योंकि पहली बार में मैंने इसको नंबर नहीं दिया था। सो मैं इसको फिर से एक बार रन करूँगा और यहाँ पे नंबर इंटर करूँगा। चलो मैंने 67 कर दिया। इंटर सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर मैं 80 कर देता हूँ। अब वो थर्ड नंबर पूछ रहा है तो थर्ड नंबर मैं 76 कर देता हूँ। अब फोर्थ नंबर बताओ। चलो मैंने 50 कर दिया। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स वाई डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू, ये इन चारों का मल्टीप्लिकेशन आएगा। अगर आपको कंपाइलर पे बिलीव ना हो सो आप खुद से मल्टीप्लाई करके अपने कैलकुलेटर में देख लेना, इन चारों वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन यही आने वाला है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ना प्रिंट होके इस इक्वल के साइन के बाद प्रिंट हो जाए। क्या कोई बता सकता है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? हाँ, मैंने यहाँ पे ln लिख रखा है ना, मैंने यहाँ पे ln लिख रखा है। ln क्या बताया था मैंने कि नेक्स्ट लाइन के लिए ln का यूज होता है। सो मैं इस जगह पे ना मैं ln नहीं चाहता, मैं नेक्स्ट लाइन नहीं चाहता, यानी जहाँ मेरा मल्टीप्लिकेशन प्रिंट हो वहाँ पे नेक्स्ट लाइन नहीं आनी चाहिए। सो मैं क्या करूँगा कि यहीं पे तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, सो मैं यहाँ से ln को हटाऊँगा, मैं यहाँ से ln को हटा दूँगा और फिर मैं इसको रन करूँगा। अब जब मैं इसको रन करूँगा सो फिर से वो मुझसे मांग रहा है इंटर फर्स्ट नंबर। सो मैं 30 फर्स्ट नंबर प्रिंट कर दे रहा हूँ इसको, दूसरा मैं 40 दे रहा हूँ, फिर मैं 60 दे रहा हूँ और मैं 89 दे रहा हूँ। सो आप देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स वाई डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू इतना आ रहा है। अगर आपको बिलीव ना हो सो आप मल्टीप्लाई करवा के देख लेना, इतना ही आउटपुट आएगा। और ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स वाई डब्ल्यू जेड इक्वल ऐसे सेम टू सेम क्यों लिख के आ रहा है? क्योंकि हमने ऊपर ये प्रिंट स्टेटमेंट में लिख रखा है और मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर मुझे नाम प्रिंट करना है सो मैं हेलो वर्ल्ड वाले में क्या लिख दूंगा? नाम लिख दूंगा। सो मुझे नाम नहीं प्रिंट करना था, इस बार मुझे मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स वाई डब्ल्यू जेड प्रिंट करना था, इसलिए मैंने ये लिख दिया। सो अपना मॉड्यूल नंबर 1 में जितनी भी कोडिंग बेस्ड चीज़ें थी वो मैंने सारी की सारी आपको करा दी हैं। अब इसके बाद अगर कुछ बचता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और IDE और JDK वो सब चीज़ें जो सेटअप वगैरह मैंने अभी आपको नहीं बताए हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी पार्ट है। सो मैं थ्योरी पार्ट आप कहोगे तो करवा दूंगा, नहीं तो मैं नोट्स में दे दूंगा, आप नोट्स से पढ़ लेना। केवल उतना ही काम है जितना नोट्स में लिखा हुआ है,
उतना पढ़ लोगे, आपका काम हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हमने ऑपरेटर्स और स्कैनर पे बात की और ऑपरेटर्स का टॉपिक हमारा फिनिश हो चुका है और साथ ही साथ स्कैनर का टॉपिक भी हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स बनाना, जो कि कैलकुलेटर, यूनिट कन्वर्टर, एरिया एंड पेरीमीटर कैलकुलेटर, टेम्परेचर कन्वर्टर एंड सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर होगा। तो इन सब के आपको अलग अलग वीडियोज़ मिल जाएंगे सारे प्रोजेक्ट्स के। और इसके बाद मैंने आपके लिए क्विज बनाया हुआ है, तो इसके बाद हम क्विज सॉल्व करेंगे और क्विज सॉल्व करने के बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा और प्रैक्टिस सेट के बाद हम चलेंगे अपने इंटरव्यू क्वेश्चन पे, क्योंकि ये कोर्स मैंने ऐसे डिजाइन कर रखा है कि ये आपका एकदम जॉब रेडी कोर्स है। इसको पढ़ने के बाद आपको जावा में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैंने सारे टॉपिक्स आपके कवर कर दिए हैं और JDBC की भी बात हमने लास्ट के मॉड्यूल में अपने की है, जो कि जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी होता है। तो इसमें हम डेटाबेस को कैसे कनेक्ट किया जाता है ये सारी चीज़ें भी आपको बता देंगे और सारे प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे करेंगे जो कि मैंने इस कोर्स में मेंशन किया हुआ है। तो और अगले मॉड्यूल से जब हम चलेंगे तो आपको टॉपिक वाइज क्विज देखने को मिलेगी। इस मॉड्यूल में तो मैं लास्ट में आपको क्विज करवा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद जब हम मॉड्यूल 2 में चलेंगे तो हम टॉपिक वाइज क्विज करेंगे डेली। और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट्स पे जब हम आएंगे तो प्रोजेक्ट करेंगे और प्रोजेक्ट के बाद इंटरव्यू क्वेश्चन करेंगे। फिर मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट दूंगा जिसे आपको सॉल्व करना है, और अगर उस प्रैक्टिस सेट में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं फिर आपको उसके लिए भी एक वीडियो बना के सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन तब जब आप कमेंट करके मुझे ये बताएंगे कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में।